नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। हरिद्वार के दौरे पर आज सीएम धामी रहेंगे। 12 बजे पहुंचेंगे नवकरा ग्रांट बुग्गावाला। एमबी फूड्स के प्लांट का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। फल, सब्जी, मशरूम के पैकेजिंग का प्लांट है ये। दोपहर 2 बजे वापस लौटेंगे राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में व्यस्त कार्यक्रम लगे हैं सीएम धामी के। आरक्षित एवं शासकीय कार्य में आज व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 12 बजे नौकारा ग्रांट बुग्गावाला पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां पर एमबी फूड्स के प्लांट का शुभारंभ करेंगे। एमबी फूड्स के प्लांट का शुभारंभ करेंगे आज सीएम धामी। हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे वापस लौटेंगे राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में व्यस्त कार्यक्रम है आज सीएम धामी का। दोपहर 2 बजे राजधानी देहरादून वापस लौटेंगे सीएम धामी। आरक्षित एवं शासकीय कार्यों में उसके बाद व्यस्त रहेंगे। हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी आज रहेंगे। 12 बजे पहुंचेंगे नौकरा ग्रांट बुग्गावाला। आपको बता दें कि प्लांट का उद्घाटन करेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एमबी फूड्स के प्लांट का शुभारंभ आज करेंगे सीएम धामी। फल, सब्जी, मशरूम के पैकेजिंग का यह प्लांट है, जिसका आज शुभारंभ सीएम धामी खुद करेंगे। दोपहर 2 बजे वापस लौटेंगे राजधानी देहरादून। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में 25वीं गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है लखनऊ का रेम्स कंपनी का मालिक राजेश चौहान। उत्तराखंड ने पेपर लीक करने, केंद्रपाल और बाकी से सौदा करने के सबूत। देहरादून यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पेपर लीक मामले में 25वीं गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ के हत्थे अब राजेश चौहान चढ़ा है, जो कि रिम्स कंपनी का मालिक बताया जा रहा है। लखनऊ के रिम्स कंपनी का मालिक है राजेश चौहान, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 25वीं गिरफ्तारी की गई है एसटीएफ की तरफ से। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में ये 25वीं गिरफ्तारी की गई है। यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई। और उत्तराखंड में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। दूसरे राज्यों में क्षैतिज आरक्षण का ब्यौरा जुटा रही है राज्य सरकार। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और एमपी में आरक्षण का अध्ययन कर रही है सरकार। राजस्थान में महिलाओं को 30% आरक्षण मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में भी 30% आरक्षण मिल रहा है। और अब उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में क्षैतिज आरक्षण का ब्यौरा जुटाने में लगी हुई है। अध्ययन कर रही है राज्य सरकार अन्य राज्यों का। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में आरक्षण का अब अध्ययन कर रही है राज्य सरकार। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से अध्ययन किया जा रहा है। राजस्थान में महिलाओं को 30% आरक्षण मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, अब जिस तरीके से आरक्षण का ब्यौरा जुटाने में लगी हुई है उत्तराखंड सरकार, अन्य राज्यों का भी बताया जा रहा है कि अध्ययन किया जा रहा है। क्या कुछ सरकार की तरफ से अभी तक कहा गया है, जानकारी दी गई है? उत्तराखंड सरकार महिला आरक्षण को लेकर काफी गंभीरता पूर्वक यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट की तरफ से महिला आरक्षण पर यहाँ पर रोक लगाई गई थी, उसको देखते हुए राज्य सरकार के पास कई विकल्प, इस समय कह सकते हैं कि सारे विकल्प यहाँ पर खुले हुए हैं, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को फिर से सिद्ध करने की मांग यहाँ पर कर सकती है। इस पूरे मामले को दिखाने की बात यहाँ पर कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से जो दूसरे राज्यों में जहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है राज्य सरकार के नौकरियों में, उन सभी राज्यों के जो कानून है, उन सभी कानूनों का अध्ययन करने के कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और आपको सीधे तौर पर ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में राज्य हाईकोर्ट की तरफ से महिला आरक्षण पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, जबकि राजस्थान,
आपके आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में लगातार महिलाओं को राज्य अधीन की जो नौकरियां हैं, राज्य सरकार अधीन जो वहां पर आरक्षण देने की व्यवस्थाएं लागू है। तो ऐसे में राज्य सरकार अन्य राज्यों के जो विषय है उनका अध्ययन यहाँ पर कर रही है, ताकि सुनिश्चित तरीके से कोर्ट में अपनी मजबूत पैरवी कर सके और हाई कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को यहाँ पर बदल सके, ताकि जो उस राज्य में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिल सके, वो गौरव महसूस कर सके और जो सरकार की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में उनके प्रतिभागिता ज्यादा बढ़ सके। जी बिल्कुल, लगातार सरकार प्रयास कर रही है, 30% आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन अब जो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे 30% आरक्षण का मामला है, उसमें जब पेच फंस गया है तो बचाने के लिए इस पेच को निर्णायक कानूनी जंग के लिए जरूर सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन सरकार की मंशा ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति साफ है। लेकिन अब जब कानूनी पेच फंसने के बाद सरकार अध्ययन भी कर रही है, क्या सरकार की तरफ से कहा गया है, वो कौन सा कदम उठा सकती है? ये कह सकते हैं कि स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मसले पर कहा कि सरकार के पास विकल्प, अभी सारे विकल्प खुले हैं और सरकार अन्य राज्यों में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं का अध्ययन यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक इस दिशा में काम कर रही है। अन्य राज्यों में जो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर अबे बिल्कुल वो अध्ययन कर रही है, लेकिन हमारे सवाल करने का मतलब ये है कि क्या ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है क्या सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, राज्य सरकार गंभीर है तो इसका विषय यही कि अगर अन्य राज्यों के विषयों का अगर अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम यहाँ पर करेगी, ताकि जो हाईकोर्ट का निर्णय है उस निर्णय को यहाँ पर खारिज किया जा सके। क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जिस प्रकार से इस समय नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण वाले विषय पर रोक यहाँ पर लगाई गई है, उस राज्य में जो महिलाएं काफी आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार उन महिलाओं की भावनाओं के देखते हुए अपने उस हाईकोर्ट के उस निर्णय पर अपना अध्ययन यहाँ पर कर रही है। न्याय जो विशेषज्ञ जो टीम है उसकी राय यहाँ पर ली जा रही है, अन्य राज्यों के जो कानून जो नियम है उनका अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी, ताकि इस पूरे मसले पर महिलाओं को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अभय, आपका रुख करेंगे तो मध्य प्रदेश में भी 30% आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को और इन्हीं सब मामलों को लेकर के अब उत्तराखंड सरकार अन्य राज्यों का अध्ययन करने में लगी हुई है। रुक करेंगे अब पौड़ी का, जहां पर बारिश और भूस्खलन के चलते 45 सड़कें बंद हुई हैं। सड़कों को खोलने में जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई है। 45 में से 16 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद बताई जा रही है। बंद सड़कों को खोलने में 10 जेसीबी मशीनें जुटी हुई हैं। 10 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। 45 में से 16 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद बताई जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर भूस्खलन के चलते ये सड़कें बंद हुई हैं, बंद सड़कों को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। 10 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है सड़कों को खोलने के लिए। पौड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां पर बारिश और भूस्खलन के चलते 45 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से पौड़ी जिले में बताया जा रहा है कि 45 सड़कें बंद हैं और 16 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद बताई जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो बारिश यहाँ पर आ रही है, लगातार जो बारिश यहाँ पर बरस रही है वो काफी आफत की बारिश बनकर उभर रही है, क्योंकि इस बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते राज्य के जो ज्यादातर जनपद, पहाड़ी जो जनपद है वहां पर जो आवागमन के जो मुख्य मार्ग है वो सभी यहाँ पर बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पौड़ी जनपद की बात करते हैं तो पौड़ी जनपद में अभी भी 45 जो सड़कें हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण सड़कें, वो यहाँ पर अवरुद्ध नजर आ रही है, क्योंकि भूस्खलन के चलते ये सड़कें कई जगहों पर बंद यहाँ पर हो चुकी है। जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों ही मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है और उन बंद हुई जो सड़कें हैं उनको खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को आवाजाही करने में यहाँ पर सुगमता प्राप्त हो सके, वो लोग गंतव्य तक पहुंच सके और अपने जो काम है उनको रूटीन यहाँ पर कर सके। लेकिन जिस प्रकार से बारिश के चलते और भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हो रही है तो उसका आम जनता की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन कोशिश जरूर यहाँ पर कर रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार कोशिश यहाँ पर कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश उन सब चीजों में व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न कर रही है। उसी के चलते कह सकते हैं कि जो मुश्किल है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, लेकिन अब तक कितनी सड़कों को खोला जा चुका है अधिकारियों की तरफ से, जो पूरी टीम लगी हुई है और लोगों को सहूलियत मिलती नजर आ रही है?
टिपिकल ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो कोशिश यहाँ पर की गई है, 10 जेसीबी मशीन है उन जगहों पर यहाँ पर तैनात की गई है जो बंद हुई जो सड़कें है उसमें खासतौर पर कह सकते हैं कि जो जिला जो मार्ग है उन मार्गों को खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से छोटी जो कह सकते हैं बॉब कटर जो मशीनें होती है जो छोटे लिंक मार्गों पर आसानी से काम कर सकती है उनको भी वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही जो पीडब्ल्यू विभाग के जो कर्मचारी हैं हर मशीन के साथ वहां पर उपलब्ध है ताकि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोला यहाँ पर जा सके और जो जनता की जो आवाजाही है जो अभी तक बाधित हो रही थी उसको यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर बारिश हो रही है तो उस दौरान तो किसी भी प्रकार से काम करना वहां पर नामुमकिन है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से भूस्खलन की आशंकाएं सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में मुश्किलें सबसे ज्यादा वहां पर तैनात हो रही है। तो जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों ही मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है। जनता की जो मुश्किल है उनको हल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब भाई आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे तो 45 में से 16 सड़कों पर काम चल रहा है खोलने का बता दें, और अब रुख करेंगे उधर देहरादून, टिहरी और नैनीताल में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटे तक कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो कई जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है, अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और इसके साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। देहरादून, टिहरी और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अब है मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में आने वाले 48 घंटे काफी भारी यहाँ पर गुजर सकते हैं। तो ऐसे में सावधानियां जो लोग पहाड़ी मार्गों पर सफर कर रहे हैं उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए ताकि वो किसी भी प्रकार से कोई और परेशानी में आने से बच सके। क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 27 से लेकर 30 अगस्त तक यानी अगले जो 4 दिन यहाँ पर कह सकते हैं कि आज को मिलाकर वो उत्तराखंड के लिए कई जनपदों के लिए भारी गुजरने वाले हैं। मौसम विभाग ने पहले भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन जिस प्रकार से उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए तो अब ये कहा जा सकता है कि 4 से 5 जनपदों के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और येलो अलर्ट से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारी बारिश के साथ साथ आकाश से बिजली की गिरने की संभावना है और उन संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनको भी सचेत रहने के लिए कहा है, जिला प्रशासनों को भी सचेत रहने के लिए कहा है ताकि जो जनता की मुश्किल है वो यहाँ पर कम की जा सके। जी बिल्कुल अभय, लेकिन आज का अभी का हालात का जिक्र करें मौसम विभाग की तरफ से या मौसम के क्या कुछ नजारा उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल, अगर सुबह से अगर हम मौसम की बात करते हैं तो सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर ये कह सकते हैं कि घने बादल यहाँ पर छाने शुरू हो चुके थे। राजधानी देहरादून में भी सुबह हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हुई थी। फिलहाल अभी तो मौसम साफ कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम की अन्य और सूचनाएं जनपदों से यहाँ पर मिल रही है तो उसमें कह सकते हैं कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीमें है वो लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना पर या जो राहत बचाव का काम है उसको तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा सके। बिल्कुल अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, टिहरी और नैनीताल में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और अब रुख करेंगे रुद्रप्रयाग का, जहां पर आपदा से प्रभावित गांवों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। गदेरों में कच्ची लकड़ी के पुल बनाकर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं ग्रामीण। नुकसान का राजस्व विभाग की टीम कर रही आकलन। रुद्रप्रयाग के जखोली क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ था, तो गदेरों में कच्ची लकड़ी के पुल बनाकर आवाजाही कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं, सरकारें तो बड़े बड़े दावे की जा रही हैं, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनसे निजात दिलाने की बात की जा रही है, लेकिन फिर ये ऐसी तस्वीरें सामने कैसे आ रही हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, रिमोट वाला जो क्षेत्र है वो काफी इस समय परेशानियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आसमान से बारिश आफत की बारिश बनकर उभर रही है और जिस प्रकार से जो गदेरों का जो रौद्र रूप है, जो रौद्र रूप के चलते कह सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनकी परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही है। कई ऐसे
जो संपर्क जो पुल थे, छोटे छोटे गाँव में जो पुल थे, जो संपर्क पुल कहे जाते हैं, वो इस समय गदेरों के रौद्र रूप के कारण, भारी बारिश के कारण वो बह चुके हैं। और ऐसे में जो जनता की परेशानी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग जनपद की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे क्षेत्र यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, ऐसे स्थान यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर वो छोटी छोटी जो पुलियाएं थी वो बह चुकी है और लोगों को अपनी जान में जोखिम में डालकर अपने उन गदरों पार करना पड़ रहा है, उन लिंक मार्गों पार करना पड़ रहा है, दूसरे स्थानों तक पहुंचने के लिए इस तरह के खतरे वहां पर उठाने पड़ रहे हैं। जिला प्रशासन से लगातार लोग गुहार यहाँ पर कर रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में जिस प्रकार से आपदाएं आई हैं, कम से कम राहत और बचाव के कामों को और जल्द से जल्द वहां पर किया जाए ताकि जो जनता की मुश्किलें हैं वो यहाँ पर कम की जा सके। लेकिन जिस प्रकार से भारी बारिश उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है तो उससे ये कहा जा सकता है कि परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन की जो कोशिश है वो सभी कोशिश है उस भारी बारिश के आगे बौनी साबित नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। जैविक और आयुर्वेद उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एशिया ऑर्गेनिक एवं वेलनेस टूरिज्म के नाम से आयोजित प्रदर्शनी में देश भर के करीब 10 राज्यों से ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पादक इकाइयां भाग ले रही हैं। प्रदर्शनी में CSIR और CBRI जैसी कई सरकारी संस्थानों का स्टॉल लगाकर ऑर्गेनिक उत्पादों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान बीजेपी विधायक आदेश चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पाद भारत की आत्मनिर्भरता का आधार है। आज के दौर में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसी प्रदर्शनी की बहुत जरूरत है। कोरोना काल में जब कई देशों को अर्थव्यवस्था डगमगाई गई थी, तब आत्मनिर्भर भारत मजबूती से खड़ा हुआ था। मुझे आज खुशी है कि आज यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत की उस दिशा में जो यहाँ का आयुर्वेद है, यहाँ की जैव विविधता है, यहाँ का ऑर्गेनिक, क्योंकि पूरी दुनिया और देश इस महसूस कर रहा कि ये जो मनुष्य है, इसके जो खाद्यान्न है उसके कारण ये इसका बहुत कठिनाई का जीवन होता जा रहा है। उसको कठिनाई से मुक्तता दिलाना, आत्मनिर्भरता को खड़ा करना, गांव से लेकर के और लोकल से ग्लोबल तक जाने का अभियान लेना, ये जो मुहिम है आज आपने देखा कितनी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। मकसद यही है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे ऑर्गेनिक की तरफ जाए। आज के टाइम में हर चीज़ में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल इसका अधिक मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो मानव जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस प्रदर्शनी से लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि वो ऑर्गेनिक को अपने जीवन में। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।